तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को 12th में हिंदी के साहित्य में पढ़ना है, हिंदी साहित्य की किताबों में पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है करबक। और करबक जो है, करबक को लिखा किसने है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। एक कविता है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ये कविता है। और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों मैं बता दूं, ये प्रश्न उत्तर जो है एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और ये निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि ने, आप देखिएगा अगर चैप्टर को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। तो क्यों की है? तो कारण है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि कवि का भाव दर्पण के समान निर्मल है। पहली बात आ गई कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि कवि का जो भाव है, भावना है, वह दर्पण के समान निर्मल है। चलिए आगे, कवि भी दर्पण के समान ही एक नैन से जो देखता है उसे सच्चे रूप में प्रकट कर देता है। मतलब कवि के बातों में, भावनाओं में कोई लाग लपेट नहीं होता है। आगे, एक आँख वाला होने के बाद भी वह अपने आप को कमज़ोर अर्थात कलंक नहीं मानता है, बल्कि उसने भी दुनिया को औरों की तरह एक नज़र से बखान किया है, अर्थात एक नज़र से देखा है। कवि के अनुसार चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन वही संसार को प्रकाशित भी करता है। अर्थात कवि की अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से करना काफ़ी उचित है। कवि ने कहा कि चंद्रमा में भी तो कलंक है, चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन वही संसार को प्रकाशित भी करता है। अर्थात कवि को अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से करना काफ़ी उचित लगता है। जिस प्रकार एक दर्पण का हृदय स्वच्छ होता है, ठीक उसी प्रकार कवि का विचारधारा निर्मल है और स्वच्छ है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पद में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए उत्तर में हम लोग चलते हैं। उत्तर है, प्रथम पद में कवि ने अपने व्यक्तित्व परिचय पे प्रकाश डाला है। प्रथम पद में कवि ने क्या किया है कि अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने पर्सनालिटी के बारे में प्रकाश डाला है। क्या कहा है? यहाँ कलंक से आज से कवि का एक नैन अर्थात एक आँख होने से है जिसे वह कलंक नहीं मानते हैं। कवि कहते हैं कि विधाता ने, भगवान ने उसे चंद्रमा के समान कलंकित अर्थात कुरूप बनाकर धरती पर भेजा, परंतु जिस प्रकार चांद में दाग होने पर भी वह संसार को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने काव्यों के माध्यम से एक नैन से ही समस्त संसार में ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा है। बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत ही सटीक उत्तर है, आप इसको याद कीजिएगा। आगे है, पुनः यहाँ कांच से तात्पर्य कच्ची धातु से है, जो पकने पर ही कंचन मतलब शुद्ध सोना बनता है। कांच मतलब जो है, मतलब कांच का मतलब यहाँ पे होता है कच्चा सोना, और जब वह पकता है मतलब उसको जो है तपाया जाता है, तब जाके वह शुद्ध सोना, खड़ा सोना बनता है। अर्थात व्यक्तित्व का निखार दुख पाकर ही होता है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे है, कलंक, कांच और कंचन से स्पष्ट है कि बाहरी सौंदर्य का महत्व उतना नहीं है जितना आंतरिक सौंदर्य का है। हम बाहर से कितना भी हम सज ले, संवार ले अपने आप को, उससे कुछ होता जाता नहीं है। हमको सजना और संवरना आंतरिक जो है ढंग से है, अंदर से है। एक नैन और कुरूप होकर भी जायसी महाकवि हुए, जबकि अनेक सुंदर नेत्र संपन्न ऐसी ख्याति नहीं पा सके, ऐसी प्रसिद्धि नहीं पा सके। अतः महत्व आंतरिक सौंदर्य का ही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रकत कै लई का क्या अर्थ है? रकत कै लई का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, कवि का रकत कै लई से आज से काव्य संरचना में
उसकी अथक प्रयास से है। मतलब यहाँ पे रकत मतलब खून, लई मतलब स्याही। तो यहाँ पे कवि का रकत के लई से आज से काव्य संरचना में उसकी अथक प्रयास से है। कवि कहता है मैंने इस कविता को रकत के लिए अर्थात खून की स्याही लगाकर जोड़ा अर्थात लिखा है, जो गाढ़ी प्रीत के नैन जल अर्थात प्रेम के पीर में भी गोई हुई है। प्रेम की पीर में उसमें क्या है कि आप देखिएगा कि सुना जो प्रेम पीर गा पावा, मतलब जो भी इस कविता को सुना है उस कविता को सुनने के बाद प्रेम की पीड़ा को महसूस किया है। आगे है यहाँ कवि कलेजे की खून से लिखी गई इस काव्य के प्रति अपना आत्मविश्वास को प्रकट करता है। मतलब इस बात को लिखने के बाद कवि रकत के लेई शब्द लिखकर जो है कवि बताना चाहते हैं कि भाई मैंने इस कविता को जो लिखा है वह बड़ा ही मेहनत करके लिखा है और इससे उनका आत्मविश्वास जाहिर होता है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर जो है भाव स्पष्ट करें, ये भावार्थ है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो कहता है जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है ऐसे प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो व्याख्या मैं करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ मल्लिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत स्तुति खंड से ली गई। आपको मैं बता दूं कि ये जो पद है, ये करबक जो है पद्मावत का स्तुति खंड से ली गई है, जिसका शीर्षक क्या है, करबक है। कवि ने एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपने रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन का उल्लेख करते हुए अपने रूप से अधिक गुणों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। वो बता रहे हैं कि मैं एक नैन का हूँ और मैं रूपहीन हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे गुण को देखिए, मैं गुणशाली हूँ, मैं गुणवान हूँ। कवि कहते हैं कि व्यक्ति तब तक गुणवान नहीं बनता जब तक वह अपने जीवन में आई तकलीफ़ों को और मुसीबतों का सामना सफलतापूर्वक नहीं करता। यहाँ तकलीफ़ों हो नहीं, तकलीफ़ों को होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ को होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को। तकलीफ़ों को और मुसीबतों का सामना सफलतापूर्वक नहीं करता, अर्थात तकलीफ़ें और मुसीबतें एक व्यक्ति को तपाकर क्या करता है, तकलीफ़ें और मुसीबतें अर्थात तकलीफ़ें और मुसीबतें एक व्यक्ति को तपाकर उसे अनुभवी और गुणवान बना देता है। बहुत बड़ी बात है ये, आप समझिए कितना सटीक उत्तर है, कितना सटीक आंसर है। इसी गुण के कारण व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आम में नुकीली डाभ मंजरी, नुकीली डाभ का मतलब मंजरी नहीं निकलती, तब तक उसमें सुगंधी अर्थात खुशबू नहीं बसती है। कवि का कहने का अर्थ यह है कि जब तक आम में नुकीली डाभ अर्थात दोष नहीं आता, तब तक उसमें सुगंध अर्थात गुण का विकास नहीं होता। देखिए कितना शानदार शब्दों में, आसान शब्दों में मैंने लिखा है। अतः इन पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें तकलीफ़ों और मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि इसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीवन में सफल और मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो ये भावार्थ था जो एग्जाम में पूछता है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक व्याख्या ही है, आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मड़े पड़ मड़े न बासु। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। व्याख्या मैं करता हूँ, आप इसको समझिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ मध्यकालीन कवि जायसी के पद्मावत के उपसंहार खंड मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा से ली गई है। देख लीजिए, आप समझिए बात को। ये जो पंक्तियाँ है, मध्यकालीन कवि मतलब मल्लिक मोहम्मद जायसी मध्य युग के कवि थे, और पद्मावत का जो उपसंहार खंड था, उस उपसंहार खंड का टाइटल था मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, वहाँ से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि इस दुनिया और संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ अथवा महान है जिसकी कृति अर्थात यश महान है। जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती है, ठीक उसी प्रकार एक दिन कवि भी मर जाएगा लेकिन उसकी कृति सुगंध की तरह दुनिया में रह जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, अतः इन पंक्तियों के माध्यम से, अतः
इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में सदैव महान कार्य करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सदैव महान कार्य करना चाहिए, क्योंकि रूप से अधिक गुण का महत्व है। एकदम सही बात है, रूप से अधिक गुण का महत्व है। लोग हमें हमारे रूप के वजह से नहीं बल्कि हमारे कार्य के वजह से याद करते हैं। तो चलिए, बेस्ट विशेज फ्रॉम अमित सर एडवांस इंग्लिश क्लासेज, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। तो नोट में भी मैंने लिख दिया है कि सभी विद्यार्थी इससे कॉपी में लिख ले और याद करें, क्योंकि यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे सभी का कल्याण हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।